नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे एजुकेशनल चैनल में मनीष बेलवंशी एजुकेशन में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एक रिव्यू पेपर को हम लोग कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो एक रिव्यू पेपर क्या होता है? हम लोग बहुत सारे पेपर्स, रिसर्च पेपर्स पढ़ते हैं और हम लोग निकालते हैं बहुत सारी मेथड्स जिसके माध्यम से हम लोग आगे जो है हमारी रिसर्च को प्लान कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग और अच्छे से समझेंगे आगे आगे अपने वीडियो में। तो आप इसको ध्यान से जरूर देखिए और आखिरी तक के जरूर देखिए, जिससे आपको पूरा पूरा समझ में आएगा। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे टाइटल कैसे लिखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट, कीवर्ड्स, इंट्रोडक्शन, प्रोसेस ऑफ रिव्यू क्या होती है, कंक्लूजन क्या होता है और रेफरेंसेस कैसे लिखते हैं। ये सभी हम लोग आपको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले आता है आपका टाइटल ऑफ द पेपर। अब टाइटल ऑफ द पेपर क्या होता है? अ नेम फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पेपर, मतलब पेपर के आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग उसको एक नाम देते हैं। ठीक है, ये नाम जो होता है वो आपके पूरे जो पेपर को है वो दर्शाता है कि आपने कौन सा काम किया है, एक शॉर्ट नेम के रूप में वो दर्शाता है। जैसे आप ये साइड में एक स्क्रीनशॉट देख रही है, मेरा ही एक पेपर है। इसको मैंने मटेरियल्स टुडे प्रोसीडिंग्स में पब्लिश करवाया था और इसका नाम था स्टडी ऑन फिनिट एलिमेंट एनालिसिस मेथोडोलॉजीज एंड अप्रोचेस यूज्ड फॉर टोटल हिप आर्थोप्लास्टी। ठीक है, तो टोटल हिप आर्थोप्लास्टी में कौन कौन सी मेथोडोलॉजी है और अप्रोचेस है वो यूज होती है, इस सभी के बारे में मैंने इसमें जो है अपना रिव्यू किया था और मैंने पेपर ये लिखा था। ठीक है, तो ये होता है आपका टाइटल ऑफ द पेपर, जो आपके पूरे पेपर को क्या करता है, आपके पेपर को दर्शाता है कि आपने कौन सा काम इसमें किया है। एक शॉर्ट उसका नेम दे दिया आपने। ठीक है, जैसे हम सभी का अपना एक नाम होता है, जैसे मेरा नाम है मनीष, वैसे ही आप सभी का नाम अपना अपना होता है। तो ये टाइटल हम लोग इस प्रकार से देते हैं। ठीक है, अब आगे जो है ये एब्स्ट्रैक्ट होता है। एब्स्ट्रैक्ट में कौन कौन से पार्ट होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट में होते हैं आपके ऑब्जेक्टिव, आपने कौन से चीजों को करना है, यानी कि आपके ऑब्जेक्टिव क्या है, आपके उद्देश्य क्या है ना, आप क्या करना चाहते हैं। और मेथोडोलॉजी यानी कि क्या होता है, आपने कौन कौन सी उसमें मॉडलिंग अप्रोचेस लगाई है, कौन सी थ्योरी लगाई है, जिससे आप जो है अपना सॉल्यूशन, अपने रिजल्ट्स को प्राप्त करेंगे। तो ये होता है आपका मेथोडोलॉजी, ये आप दर्शाते हैं इसमें अपने एब्स्ट्रैक्ट में। ठीक है, इसके बाद हम लोग दर्शाते हैं कि रिजल्ट्स और मतलब आउटकम क्या आए आपके पेपर के। आपने जो अपनी रिसर्च करी है, जो आपने एनालिसिस किया है, एक्सपेरिमेंटल वर्क किया है, ठीक है, तो उसके जो रिजल्ट है वो क्या आए हैं वो आप जो है इस सेक्शन में जो है दर्शाते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ होता है कंक्लूजन भी होता है। कंक्लूजन मतलब ये होता है कि आपने जो है अपनी रिसर्च से क्या मतलब आउटकम निकाले और आपको क्या दिखाना है। मतलब आपके पेपर का आउटकम क्या है, आप कंक्लूजन में इसको दिखाते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्टिव, मेथोडोलॉजी, रिजल्ट्स और कंक्लूजन, ये चारों को हम लोग एक ही पैराग्राफ में या एक ही सेक्शन में दिखाते हैं, शॉर्ट फॉर्म में, यानी कि एक समराइज्ड वे में दिखाते हैं। जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है समराइज्ड वे में। तो ये आपका एब्स्ट्रैक्ट को शो करता है। अब ये जो हम लोग मेरे पेपर में आप देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट मैंने इसको हाईलाइट किया है ग्रीन कलर से। तो उस पे मैंने जो है ऑब्जेक्टिव लिखा है कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। उसके बाद मैंने मेथोडोलॉजी लिखाई है कि मैंने स्ट्रेस स्ट्रेन जो है डिफॉर्मेशन के ऊपर काम करके अपना रिजल्ट्स को प्राप्त किया है। और फिर मेरे पास जो आउटकम आए हैं वो क्या आए हैं वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये है आपका एब्स्ट्रैक्ट हो गया। अब आगे चलते हैं हम लोग इसमें। अब आगे आते हैं आपके कीवर्ड्स। कीवर्ड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ग्रीन में मैंने इसको मार्क किया हुआ है। तो उसमें ऐसे दो चार पांच जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स होते हैं जिसको आप गूगल स्कॉलर, रिसर्च गेट, गूगल क्रोम या ऐसी किसी वेबसाइट में, साइंस डायरेक्ट में, टेलर एंड फ्रांसिस के जो सर्च बार में जाकर आप डालते हो, जैसे ये वर्ड आप डालेंगे, टोटल हिप आर्थोप्लास्टी, फिनिट एलिमेंट एनालिसिस, डिजाइन एंड ऑप्टिमाइजेशन, फंक्शनल ग्रेडिंग ऑफ मटेरियल्स, फेलियर रीजन, फिक्सेशन ऑफ डिवाइसेस। ठीक है, तो ये वर्ड्स ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं जो आप जब सर्च बार में डालते हैं तो आपको बहुत सारे इससे रिलेटेड पेपर मिलते हैं। इससे संबंधित आपको बहुत सारे पेपर्स मिल जाते हैं जो आप उनको स्टडी कर सकते हैं या जिनका आप रिव्यू कर सकते हैं। तो ये होते हैं आपके कीवर्ड्स। ठीक है, तो ये 5 से 7 जो होते हैं मिनिमम देना आपका अनिवार्य होता है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, कीवर्ड्स की पॉइंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं। और हेल्प टू फाइंड अ रिसर्च आर्टिकल, मतलब आप जब गूगल सर्च इंजन में या किसी सर्च इंजन में आकर जाकर आप इसको डालते हैं तो क्या होता है, आपको बहुत सारे ऐसे पेपर्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये हुए आपके कीवर्ड्स। अब आगे बात करते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन क्या होता है।
तो इंट्रोडक्शन में क्या होता है, आप जो भी अपना पेपर रिव्यू करने वाले हैं तो उसके बारे में आप जो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जो है वो देते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ रिसर्च एरिया, मतलब वो रिसर्च एरिया किससे संबंधित है, कहाँ पर वो इसका इस्तेमाल होता है, इम्पोर्टेंस क्या है वो रिसर्च एरिया की, कहाँ पर उसका इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है, लोगों की जीवन शैली में क्या प्रभाव डालता है, उसमें जो संभावनाएं है वो कौन कौन सी कम है, लिमिटेशंस क्या है वहां पे, उस रिसर्च एरिया में कौन कौन से काम अभी बाकी है करने के जो हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, और जो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टडीज, यानी कि जो पुरानी स्टडीज हो चुकी है, जो इम्पोर्टेंट है, जो इफेक्टिव है, उसको हम लोग ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देते हैं। ठीक है, इस एरिया में। तो इस इंट्रोडक्शन में हम लोग ये सब चीजें देते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ रिसर्चर्स, पुरानी जो रिसर्चेस हुई है उनका क्या योगदान है ये हम लोग देते हैं। ठीक है, और हम लोग ये भी बताते हैं कि पॉसिबल इन्वेंशंस कौन कौन सी जिसको हम लोग फ्यूचर में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है इंट्रोडक्शन में। हम लोग जब पेपर को रिव्यू करते हैं तो उसके बारे में सब चीजें लिखते हैं, जैसे उसके बारे में डिस्क्रिप्शन करते हैं, उसके रिसर्च एरिया के बारे में, इंपॉर्टेंस क्या है उसकी वो दर्शाते हैं, लिमिटेशंस ब्रीफ डिस्क्रिप्शन करते हैं पुरानी स्टडीज का, और पुरानी स्टडीज का योगदान भी हम लोग दिखाते हैं। पॉसिबल इन्वेंशन जो हम लोग बाद में कर सकते हैं वो भी हम लोग क्या है इसमें दिखाते हैं। तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। ठीक है, आप लोग जो है एक बार मैं इसको अपना पूरा पेपर आपको पूरा फिर से दिखाऊंगा आखिरी में चल के, जिससे आप लोग को और भी क्लियर क्लियर जो होगा ये इसके बारे में समझ में आएगा। तो आप लोग अंत तक के जरूर बने रहिए। तो अब क्या है, अब जैसे हम लोग रिव्यू करते हैं तो क्या क्या चीजें हम लोग को करनी चाहिए, मतलब फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिव्यू क्या होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, आप अपने एक रिसर्च फील्ड को क्या है वो आइडेंटिफाई करिए। जैसे मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हूँ तो मेरे पास में 4 से 5 ब्रांचेस है, थर्मल इंजीनियरिंग, मशीन डिजाइन, मटेरियल साइंस, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, बायोमैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ये 5 मेरे पास ब्रांचेस अवेलेबल है, जिसमें मैंने बायोमैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। तो मैंने ये इसको सेलेक्ट कर लिया, बायोमैकेनिकल इंजीनियरिंग को मैंने सेलेक्ट कर लिया, मुझे इस फील्ड में रिसर्च करनी है। ठीक है, आगे चल के जब हम लोग आगे आते हैं सेकंड स्टेप में, तो क्या होता है, यहाँ पर भी बहुत सारी जो होती है ब्रांचेस होती है। मतलब जो हमारा जो बायोमैकेनिकल इंजीनियरिंग है तो उसमें जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं वो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिसके मैकेनिक्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पर बायोमैकेनिक्स ऑफ नी हो गया, बायोमैकेनिक्स ऑफ फीमर हो गया, बायोमैकेनिक्स ऑफ हैंड हो गया, बायोमैकेनिक्स ऑफ नेक हो गया, बायोमैकेनिक्स ऑफ वेस्ट हो गया, कमर का हो गया। ठीक है, तो इतने सारी ब्रांचेस मेरे पास और अवेलेबल है। अब मैं चाहता हूँ कि इनमें से भी कोई एक को सिलेक्ट करूँ। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया बायोमैकेनिक्स ऑफ फीमर, जो मेरी खुद की स्टडी मैंने उसमें की है, तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। अब आगे चलते हैं, तो फीमर में कौन कौन से काम कर सकते हैं। फीमर में हम लोग उसके शाफ्ट के फ्रैक्चर, फीमर शाफ्ट फ्रैक्चर पे काम कर सकते हैं, इंट्रोकैंट्रिक फीमर फ्रैक्चर पे काम कर सकते हैं, सब ट्रोकैंट्रिक फीमर फ्रैक्चर के बारे में हम लोग काम कर सकते हैं, फीमोरल नेक फ्रैक्चर में हम लोग काम कर सकते हैं, और डिस्टल फीमर फ्रैक्चर में हम लोग काम कर सकते हैं। तो ये पांचों फ्रैक्चर जो है मेरे पास अवेलेबल है, इस पर मैं काम कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है फीमोरल नेक फ्रैक्चर, इस पर मैंने जो है काम किया, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो इस पर मैं आगे चल के काम करूंगा। मुझे इसको रिव्यू करना है तो मैं कैसे करूंगा। ठीक है, तो मैं पुराने 10 साल के जो पेपर्स है, पुराने 10 साल के लास्ट 10 ईयर्स के पेपर जो है वो मैं डाउनलोड करूंगा, या मैं उसको पढ़ूंगा। पुराने 10 साल के कहाँ कहाँ से पढ़ूंगा मैं, अच्छे प्लेटफॉर्म से पढ़ूंगा, जैसे साइंस डायरेक्ट हो गया, स्प्रिंगर, टेलर एंड फ्रांसिस सेज, और भी बहुत सारे जो है प्लेटफॉर्म्स है जहां पर आप लोग को ऑथेंटिक पेपर्स जो है मिलेंगे। तो वो आप पढ़ेंगे तो आपकी रिसर्च जो है वो सही डायरेक्शन में जाएगी। आप खराब जर्नल्स के या फिर खराब वेबसाइट्स से अगर आप पेपर्स को पढ़ेंगे तो आपकी जो रिसर्च है वो सही डायरेक्शन में नहीं जाएगी। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप जो है आपका डायरेक्शन बहुत सही हो, आप अच्छे प्लेटफॉर्म से पेपर्स को पढ़ें, पेपर को डाउनलोड करें। ठीक है, अब आगे क्या करना है मुझे। अब मैं इनमें से पेपर को डाउनलोड करूंगा, बहुत सारे पेपर को, लगभग 250, 200, 300 ऐसे पेपर्स को मैं डाउनलोड करूंगा, उनको पढ़ूंगा। कैसे पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा उनके एब्स्ट्रैक्ट को। एब्स्ट्रैक्ट से मुझे क्या हो जाएगा, पूरा आइडिया मिल जाएगा कि इस पेपर में किस टॉपिक पर काम किया गया है, किस मेथोडोलॉजी को लगाया गया है, क्या रिजल्ट्स आए हैं, क्या कंक्लूजन आए। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था आपको एब्स्ट्रैक्ट में कैसा होता है। तो सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ के ही आप जो है पूरी जो पेपर्स में क्या काम हुआ है वो देख सकते हैं। ठीक है, और कंक्लूजन भी पढ़ सकते हैं साथ में। आप कंक्लूजन पढ़ेंगे तो भी आपको बेनिफिशियल रहेगा। साथ में आप लोग क्या करेंगे, ऊपर से नीचे तक के आप लोग क्या करेंगे कि एक जो है अपनी नजर घुमा लेंगे पेपर में, जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी, जो पेपर्स में डायग्राम्स होंगे आपको वो दिख जाएंगे, जिससे आपको समझने में और आसानी होगी। फिर आपको उसका रिव्यू लिखना है। कैसे लिखना है, वही चारों चीज में कि फलाने फलाने बंदे ने ये काम किया है, इस टॉपिक के ऊपर काम किया है, उसने ये मेथोडोलॉजी लगाई थी, उसका रिजल्ट ये आया। ठीक है, तो ये 3 चीजें आपको लिखनी है कि उसने क्या काम किया,
कौन से मटेरियल को काम किया, कौन सी मेथोडोलॉजी लगाई, और उसने क्या रिजल्ट निकाला। ठीक है, तो ये 3-4 चीजें जो आपको लिखनी होगी, उससे आपका पेपर जो हो जाएगा, एक रिव्यू आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको पूरे पेपर्स का रिव्यू करना है, 250 से 300 पेपर्स का आपको रिव्यू करना है। हर पेपर में जाके देखना है आपको कौन से टॉपिक पे काम किया है, किस चीज पे काम किया है, किस मेथोडोलॉजी पे लगाया है, इसने काम किया है, और क्या इसका आउटपुट आया, क्या इसका रिजल्ट आया। आपने बहुत सारे पेपर्स को ऐसे क्या कर लिया, रिव्यू कर लिया, 300 पेपर, 250 पेपर, 200 पेपर, जो भी आपका पॉसिबल है वो आप लोगों ने रिव्यू किया। उसके बाद क्या करेंगे, आप उसको आप सेम कैटेगरी में डिवाइड करेंगे कि कौन से पेपर्स जो हैं, कौन कौन से पेपर्स जो हैं उन्होंने सेम कैटेगरी पे काम किया गया। ठीक है, सेम कैटेगरी पे काम किया मतलब किसी ने अगर, मान के चलिए किसी ने अगर बोल्ट पे काम किया है, तो पूरे बोल्ट के पेपर को आप लोग को एक साथ रख लेना है। किसी ने अगर नट पे काम किया है, तो आपको पूरे को नट पे एक साथ कर लेना है। और किसी ने वॉशर पे काम किया, तो आपको पूरे वॉशर को एक साथ में रख लेना है। ठीक है, अब इनको जमाना कैसे है, जमाने की हम लोग आगे की विधि जो है वो देखते हैं। ठीक है, तो आगे जैसे मान के चलिए कि जो मैंने पेपर्स पढ़े थे, लगभग लगभग कितने पेपर पढ़े मैंने, ये 250 पेपर जो है उसको मैंने पढ़े, उसको रिव्यू किया। तो उसमें मुझे पता चला कि कन्यूलेटेड स्क्रू के ऊपर 65 पेपर्स में काम हुआ है ना। मीडियल बट्रेस प्लेट के ऊपर जो है 45 पेपर पे काम हुआ है। फ्यूमरल नेक सिस्टम पर 35 पेपर्स पे काम हुआ है। और डायनामिक हिप स्क्रू पे 55 पेपर्स पे काम हुआ है। प्रॉक्सिमल नेल पर 25 पेपर्स पे काम हुआ है। और कॉम्बिनेशन ऑफ दी अबोव, यानी कि इन सभी को मिलाकर जो कॉम्बिनेशन बनाएगा उस पर 25 पेपर्स जो है मैंने पढ़े हैं। तो मैं क्या करूंगा, इन सब का मैंने ग्रुप अलग अलग काम करा। देखिए मतलब इफेक्ट्स ऑफ कन्यूलेटेड स्क्रूज, इफेक्ट ऑफ मीडियल बटर स्प्लिट, इफेक्ट ऑफ फीमोरल नेक सिस्टम, इफेक्ट ऑफ डायनामिक हिप स्क्रू, इफेक्ट ऑफ प्रॉक्सिमल नेल, इफेक्ट्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ दी अबोव, यानी कि मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में। तो सबके मैंने अपने जो एडवांटेज या इंपॉर्टेंस है वो मैंने अलग अलग पैराग्राफ्स में लिख लिया। इनके 65 पेपर के रिव्यू अलग लिख लिए, मेडियल बटर स्प्लिट के 45 पेपर्स के अलग रिव्यू लिख लिए। अब इनको जमाना कैसे है, ठीक है, तो जमाएंगे हम लोग इस तरीके से कि एक सिस्टमेटिक वे में हम लोग इसको जमाए। सिस्टमेटिक वे का मतलब क्या होता है कि उसके इंपॉर्टेंस के हिसाब से, कि पहले जो चीज थी, सबसे पहले क्या क्या कौन सा काम किया गया था, ठीक है, उसके बाद क्या उसमें इम्प्रूवमेंट आया, फिर उसके बाद क्या उसमें इम्प्रूवमेंट आया, उसके बाद क्या उसमें इम्प्रूवमेंट आया। मतलब हम लोग एक प्रोग्रेसिव ऑर्डर में क्या करेंगे, उनके इंपॉर्टेंस को दर्शाएंगे। जैसे कि 2015 में जो काम हुआ होगा वो 2016 में उसका एडवांस काम हुआ होगा, 2017 में उसका उससे और एडवांस काम हुआ होगा, और ऐसे करते करते हम लोग 2023 तक के जो पेपर्स हैं वो पूरे हम लोगों ने रिव्यू किए होंगे। तो हम लोग को एक सिस्टमेटिक वे में इंपॉर्टेंस को दर्शाते हुए ऐसे काम करना है। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लोग रिव्यू करेंगे। अब हम लोग को साइटेशंस करना है, तो उसके लिए हम लोग मेंडले का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि मेंडले से हम लोग साइटेशंस कैसे करते हैं। ठीक है, अब प्रॉपर साइटेशंस की स्टाइल जो है, किस जर्नल के लिए पब्लिश करना है, स्प्रिंगर के लिए अलग होता है, साइंस डायरेक्ट के लिए अलग होता है, टेलर फ्रांसिस के लिए अलग होता है, सेज के लिए अलग साइटेशन स्टाइल होती है। सभी जर्नल्स की अपनी अपनी एक जो प्रॉपर साइटेशन स्टाइल होती है वो होती है, और वो मेंडले में ही अवेलेबल होती है। उससे हम लोग डाउनलोड करना पड़ता है और लगाना पड़ता है। तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो अभी आपको इतना करना है कि पेपर्स को रिव्यू करना है, सिस्टमेटिक वे में जमाना है, ग्रुप में जमाना है, उनको इंपॉर्टेंस के हिसाब से उसको क्या करना है, अलग अलग पैराग्राफ्स बना लेने हैं। ठीक है, तो इतना काम हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आउटकम्स, जैसा मैंने अभी एग्जांपल आपको दिया था कि मैंने मेरे पेपर में कौन कौन से पेपर रिव्यू किए थे, तो मैंने जो है डिजाइन एस्पेक्ट्स ऑफ हिप प्रोसेसेस ऑफ एफईए, यानी कि एफईए का इस्तेमाल करके हम लोग एक प्रोसेसिस में कौन कौन से इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, किस किस चीजों का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैड डिजाइन एंड टोपोलॉजी ऑप्टिमाइजेशन, मतलब उनकी कैड डिजाइन कर ले, टोपोलॉजी को ऑप्टिमाइज कर ले, तो हम लोग आगे इफेक्टिव रिजल्ट्स प्राप्त कर सकते हैं। इफेक्टिव बायोमटेरियल हम लोग इस्तेमाल करें तो भी हम लोग अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त कर सकते हैं। अगर क्रिटिकल डिजाइन को हम लोग सेव करने के लिए कुछ एल्गोरिदम लगाएं या मेथड लगाएं, तो उससे हम लोग इम्प्रूवमेंट प्राप्त कर सकते हैं। फिक्सेशन डिवाइसेस का इस्तेमाल करके हम लोग जो है अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी फंक्शनल ग्रेडिंग ऑफ मटेरियल्स हो गया, एफजीएम का इस्तेमाल करके हम लोग अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। और कोटिंग लेयर्स का इस्तेमाल करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अच्छे रिजल्ट ही प्रोसेसेस के लिए प्राप्त कर सकते हैं। तो ये मतलब 6 जो ग्रुप हो गए मेरे, 1 2 3 4 5 6, ये मैंने जो है अलग अलग पेपर्स के रिव्यू करके इनको ग्रुपिंग करी। ठीक है, तो ये हो गया मेरा आउटकम्स ऑफ द रिव्यू। हाँ, तो अब आगे हम लोग क्या करते हैं, कंक्लूजन। कंक्लूजन वही होता है, एक समरी,
इसको बोल सकते हैं हम लोग एब्स्ट्रैक्ट का एक जो है सेम जो है सिमिलर वे होता है लिखने का, है ना। कंक्लूजन में जो है हम लोग थोड़ा सा और उसको बढ़ा के हम लोग दिखा सकते हैं, कुछ और ज्यादा डाटा उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। कंक्लूजन हम लोग क्या आउटकम निकाले हैं इससे, हम लोग उसको एक शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, है ना। की रिसर्च पॉइंट्स हम लोग लिखते हैं उसमें, बेस्ट मेथड कौन सी या अप्रोच कौन सी हम लोग उसको दर्शाते हैं या हम लोग उसको रिवील करते हैं, ठीक है। और समरी एक तरीके से हम लोग जो है उसको लिखते हैं कि हमारे रिसर्च की समरी क्या है, ठीक है। अब आगे जो है आपका जो रेफरेंसेस हैं, ये रेफरेंसेस आपको देखो मेंडले से आप लोग बना सकते हैं, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही मतलब सिंपल एक वे होता है। इससे हम लोग क्या करते हैं कि कौन कौन से पेपर हमने स्टडी करे हैं उनको हम लोग एक्नॉलेज करते हैं, उन लोग को हम लोग दर्शाते हैं, ठीक है। साइटेशन करते हैं, जो लिटरेचर हमने पढ़ा है उसको हम लोग साइटेशन करते हैं। और जो डाटा हम लोग किसी वेबसाइट से, आर्टिकल से, पेपर से हम लोग लेते हैं तो उसका भी जो हम लोग साइटेशन करते हैं किसमें, रेफरेंसेस में। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एक पेपर को हम लोग क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं। तो अब जो है हम लोग एक पेपर जो मैंने आपको दिखाया था वो पूरा देख लेते हैं कि किस तरीके से पेपर मैंने लिखा था। तो ये पूरा पेपर मेरे पास पड़ा हुआ है, ये मटेरियल स्टडी प्रोसीडिंग्स में पब्लिश हुआ था। तो स्टडी ऑफ फिनिट एलिमेंट एनालिसिस मेथोडोलॉजीज अप्रोचेस यूज्ड फॉर टोटल आर्थोप्लास्टी, ये जो हो गया इसका टाइटल हो गया। और ये जो है मैंने इसमें एब्स्ट्रैक्ट लिखा था कि मैंने जो है उसके कौन मतलब हिप आर्थोप्लास्टी में कौन कौन सी मेथड्स यूज की जाती है फिनिट एलिमेंट का इस्तेमाल करके, वो मुझे पता करनी थी। तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव हो गया और मैंने रिव्यू किया करीबन करीबन 60-70 पेपर्स का, ठीक है। ये क्योंकि कॉन्फ्रेंस पेपर है तो 60-70 पेपर्स में भी काम चल जाता है। अगर जर्नल पेपर हो तो इसी के लिए मुझे 250 से 300 पेपर्स का रिव्यू करना जरूरी हो जाएगा। और मुझे आउटकम्स क्या मिले थे वो मैंने अभी आपको दिखाया कि आउटकम्स मेरे क्या थे। तो ये मैंने एब्स्ट्रैक्ट को दर्शाया हुआ है ना। तो ये कीवर्ड्स मेरे यहाँ पर जो है, ये कीवर्ड्स भी जो है मैंने दिए हुए हैं, ठीक है। अब ये इंट्रोडक्शन जो है इस पे मैंने अपने टॉपिक के बारे में पूरा उसका इंपॉर्टेंस को समझाया था, हिप आर्थोप्लास्टी क्यों इम्पोर्टेंट है, उसमें कौन कौन से काम हुए हैं, कौन कौन से काम इसमें किए जा सकते हैं। तो ये पेपर मैंने आपको उसमें मैंने आपको समझाया था, ठीक है। अब ये जहाँ पे देखिए आप जो है यहाँ से मैंने अपना जो है ये वन हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। अब यहाँ टू से क्या हो गया कि मैंने अपना जो काम करना वो चालू किया, डिजाइन एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ हिप प्लांट। ये मैट्रिक्स मतलब कितने पेपर्स हैं जिसने डिजाइन एंड ऑप्टिमाइजेशन पे काम करके अपने मतलब इम्प्रूवमेंट करने का प्रयास किया। ये जस्ट टोपोलॉजी ऑप्टिमाइजेशन वाला एक जो एक हमारा जो डायग्राम हो गया आप देख सकते हैं। तो इसमें हिप इम्प्लांट को मैंने टोपोलॉजी ऑप्टिमाइज किया था, उसके बाद फिर ऑप्टिमाइजेशन रीजन निकाला था यहाँ पे, और उसको मैंने फिल किया था बीसीसी लेटिस स्ट्रक्चर से, ठीक है। तो ये हो गया आपका मतलब टोपोलॉजी ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर, है ना। इफेक्ट ऑफ डिफरेंट बायोमटेरियल्स यूज्ड इन हिप प्रोस्थेसिस, एफिकेसीज ऑफ डिफरेंट बायोमटेरियल्स यूज्ड इन हिप प्रोस्थेसिस। तो हिप प्रोस्थेसिस में अच्छे अच्छे बायोमटेरियल्स को इस्तेमाल करके उसकी इफेक्टिवनेस या एफिकेसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, वो बढ़ा सकते हैं। तो ये मैंने इसमें दिखाया हुआ था। तो ये पूरा पैराग्राफ में जितने पेपर्स रिव्यू किए वो दिखा रहे हैं। तो ये इसमें जो है ये दिखाया था कि मटेरियल्स यूज्ड फॉर हिप इम्प्लांट्स, तो लाइनर के लिए अलग मटेरियल्स यूज होंगे, कप के लिए अलग होंगे, हेड के लिए और स्टेम के लिए कौन सा मटेरियल यूज कर सकते हैं, वो मैंने पूरे रिव्यू किए थे, ठीक है। अब आगे जो है क्रिटिकल रीजंस कौन कौन से हो सकते हैं वाइल डिजाइनिंग दी हिप इम्प्लांट, ये भी मैंने दर्शाया था। क्रिटिकल रीजंस एंड कॉजेज ऑफ फेलियर, ये मैंने फोर्थ अपने जो मतलब टॉपिक में जो है वो दर्शाया था, फोर्थ नंबर के टॉपिक में, ठीक है। पेपर्स रिव्यू किए थे। फिक्सेशन डिवाइसेस कौन कौन से इस्तेमाल किए जा सकते हैं, ट्रोकेंट्रिक नेल हो गया, हिप स्क्रू, डीसीपी प्लेट, हिप पेन हो गया, ये मैंने दर्शाया था। फिक्सेशन डिवाइसेस का क्या इफेक्ट पड़ता है, फंक्शनल ग्रेडिंग क्या होती है, इससे किस तरीके से मैकेनिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा सकता है, वो दर्शाया था, है ना। तो ये हो गया मेरा फंक्शनल ग्रेडिंग। यहाँ पे देख रहे हैं आपकी इस तरफ जो है जो लेटेस्ट स्ट्रक्चर है उसका साइज बहुत कम है। यहाँ पे गायरॉइड सेल जो है मैंने यूज करी है, ठीक है। गायरॉइड सेल्स को यूज करके मैंने जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर था उनका, जो डेंसिटी थी वो राइट साइड में इंक्रीज हो रही थी। तो इस तरीके से मैंने इसका इस्तेमाल किया था। इसका इस्तेमाल करके हम लोग हिप इम्प्लांट की जो स्ट्रेंथ है उसको बहुत कम जो है बहुत कम वजन के साथ, वेट के साथ में हम लोग उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। तो ये मैंने यूज किया था। अब आखिरी में जो था मैंने इफेक्ट्स ऑफ कोटिंग लेयर्स, कोटिंग लेयर्स का भी मैंने बताया था कि कोटिंग लेयर्स का इस्तेमाल करके किस तरीके से हम लोग हिप इम्प्लांट के स्ट्रेंथ में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं।
आगे चल के जो बताया था मैंने इसमें फ्यूचर स्कोप क्या होता है, फ्यूचर स्कोप में हम लोग आगे चल के कौन से काम इस पे हम लोग कर सकते हैं, कौन कौन सी मेथड पे काम कर सकते हैं, कौन से मटेरियल्स पे काम कर सकते हैं, ये जो है मैंने फ्यूचर स्कोप में दर्शाया हुआ था। ठीक है, अब आगे कंक्लूजन में कि पूरे जो पेपर्स को रिव्यू करके मुझे क्या मिला, कौन कौन से रीजन मिले जहां पर मैं काम कर सकता हूँ, कौन कौन से बायोमटेरियल्स मिले जहां पर मैं काम कर सकता हूँ, कौन कौन से एरियाज मिले, कौन कौन सी अप्रोचेस इसका हम लोग इस्तेमाल करके हिप इम्प्लांट की जो स्ट्रेंथ है या उसकी मैकेनिकल एफिकेसी उसको बढ़ा सकते हैं, तो वो कंक्लूजन में मैंने यहाँ पे दिए थे। अब यहाँ पे जो है रेफरेंसेस है, ये रेफरेंसेस मेंडले के द्वारा ही निकाले जाते हैं, मेंडले के द्वारा ही इसको जनरेट किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पेपर मैंने बनाया था। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मुझे अप्रिशिएट करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।